कुंजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का हमारे हेल्थ केयर टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी से, जो कि हिमाचल के फेमस डॉक्टर्स में से एक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा मेरा नाम है और पेशे से मैं चिकित्सक हूँ और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में मैं कार्यरत हूँ पिछले 20 साल से। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर जो एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और इसके अलावा मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशंस हैं जो 27 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा मैं कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फेलोशिप कर रखी है, मैंने पैलिएटिव केयर मेडिसिन में फेलोशिप मैंने कर रखी है, कीमोथेरेपी में। और इसके अलावा मैं जो अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अलावा मैं बहुत सारी जो हमारी NGOs हैं उनके साथ मैं शुरू से जो वो जुड़ा रहा हूँ। और NGOs के थ्रू हमने करीब आज तक 1500 से ऊपर जो है आज तक हम हेल्थ कैंप जो फ्री अपने लोगों के लिए रूरल एरियाज़ में हम लगा चुके हैं। और इसके अलावा जो है हम करीब 300 जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। और कोशिश ये रहती है कि हर व्यक्ति को हम मोटिवेट कर सकें जो भी 18 से 65 साल का है कि वो रक्तदान करे, क्योंकि जो असली जीवन दाता होता है ऐसे समय में जब रक्त की ज़रूरत है तो रक्तदाता ही जीवन दाता होता है। तो इस मोटो के साथ हमने बहुत काम किया है। हमीरपुर में तो हमने बहुत काम किया और उसका हमारे को ये फ़ायदा है कि 2013 और 14 के आसपास हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था जो रक्तदान समूह था। और उसके जो माध्यम से हमने आज तक करीब 7,500-8 हज़ार लोगों को जो है हम हेल्प कर चुके हैं तब से लेकर आज तक रक्तदान के मामले में। और बड़े सारे हमारे जो यंग जो हमारे जिनमें देश सेवा का जज्बा है ऐसे लोगों को हम प्रेरित कर पाए। और अब आप देखते हैं कि हमीरपुर एक ऐसा ज़िला आपको मिलेगा जहाँ पे कि बड़े बड़े रक्तदान जो ग्रुप हैं, समूह हैं, NGOs हैं, वो काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें आपको नदौन फाउंडेशन जो ब्लड फाउंडेशन है वो आपको मिलेगी, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हम उनके साथ भी जुड़े हैं, जब भी वो कैंप करते हैं या हम कैंप करते हैं तो हमेशा वो एक दूसरे के। इसके अलावा हमीर ब्लड डोनर्स आपको बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत जल्दी उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैंप्स लगाए और हम उनके साथ पूरा सहयोग करते हैं और वो हमारा सहयोग करते हैं। तो अभी भी कोरोना काल में इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोरोना काल में हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके ब्लड बैंक में 300 ब्लड यूनिट जो थी वो रिजर्व में स्टोर थी, जबकि IGMC और टांडा में वहाँ पे 150 और 110-20 ऐसे थी और वहाँ रक्त की कमी पाई जा रही थी। लेकिन हमीरपुर में जो था वो रक्त जो था वो ज़्यादा था स्टोर मात्रा में। तो उसके अलावा और भी कैंप थे जो रखे हुए थे बाकी NGOs ने, लेकिन वो कुछ कैंसिल करने पड़े क्योंकि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पे वो इतनी है। तो मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इतने सारे जो यंग लोग हैं, क्योंकि युवा लोगों से जुड़ के ही हम एक स्वस्थ और फिट इंडिया की जो है कल्पना कर सकते हैं। और मैं खुश हूँ कि मैं इस मुहिम का एक हिस्सा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सकें हम उनको मोटिवेट करें। जी, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे मेडिकल फील्ड ही ऑप्ट करनी है। तो आपके फैमिली में कोई डॉक्टर्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया या आप खुद ही? मोटिवेशन तो आता था कि मेरे पिताजी तो जो थे वो एक पॉलिटिशियन रहे हैं, वो एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, उसके बाद वो
टर्न्ड पॉलिटिशियन रहे हैं, एक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, जी। और मेरी जो माता जी थे वो तो घर पे हाउसवाइफ थे, और हमने बचपन से जो भी सीखा, जो संस्कार सीखे वो अपनी माता जी से सीखे, क्योंकि पिताजी व्यस्त रहते थे। और तो ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई बड़े सारे डॉक्टर्स थे। मेरी बड़ी बहन थी, वो ज़रूर डॉक्टर हैं, लेकिन वो भी बाद में वो खुद उसी से थोड़ी ऐसी लगी कि थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी ये लगा कि चलो हम भी कोशिश करते हैं, कुछ कर पाएंगे। और वही था कि हम इस फील्ड में आए और हम डॉक्टर बने, और टाइम टू टाइम जितना हमसे हो सकता है बीइंग ए डॉक्टर, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो सेवा है उसको जारी रखें, चाहे वो किसी भी रूप में है। लेकिन एज सच मेरी फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर के अलावा उससे पहले डॉक्टर्स नहीं थे। हाँ, अब मेरी वाइफ ज़रूर डॉक्टर है, और अब तो मेरी भतीजी भी MBBS कर रही है, तो अब तो चलो हो जाता है कि अब तो बच्चों के पास फील्ड नहीं होती, तो लगता है उनको कि घर में कोई डॉक्टर है तो चलो आगे डॉक्टर। बट सच ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि सेवा के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म सेवा तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आप भी सेवा कर रहे हैं, आप लोग इतने सारे लोग जो है मीडिया से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई चीज़ उठा रहे हैं। अगर आप मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं और मैं 10 लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ आपके थ्रू, तो ये भी एक सेवा है। तो सेवा तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बस मन में जज्बा था, क्योंकि पिताजी को भी हमेशा लोगों की सेवा करते देखा बचपन से, कर्मचारियों के लिए वो लड़ते रहे, और उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो प्रदेश के अंदर जो है 1970 में, आपने पंजाब पे स्केल के लिए आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो उसका उन्होंने लीड करा, और उनको BBC लंदन से जो है पहाड़ी गांधी की जो उपाधि जो है वो दी गई। श्री रंजीत सिंह वर्मा जी मेरे पिताजी हैं। तो हमें भी गर्व होता है कि वो एक गरीब परिवार से थे, क्योंकि जिम्मेदारी प्रथा थी, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पे बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, तो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार थे। अपने बलबूते पे वो पढ़े, ग्रेजुएशन करा, अपने बलबूते पे वो नौकरी में गए, और वहाँ पे भी वो कर्मचारियों के लिए लड़ते रहे। तो जहाँ उनको लगा कि अन्याय हो रहा है, तो वो वहाँ उनके लिए लड़े, और उन्होंने 35 दिन की बड़ी लंबी भूख हड़ताल, और विदाउट कोई, जिसको कहते हैं हिंसक आंदोलन। तो इसलिए BBC लंदन में उनको पहाड़ी गांधी का एक उपाधि थी। तो उन्हीं से हमें भी मोटिवेशन थी। हम भी जब अपने इस चिकित्सा जगत में जुड़े और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य जो हमारी सर्विसेज हैं उसको ज्वाइन किया, तो हमने भी अपने जो संघ के साथ है चिकित्सकों की आवाज़ को हमने उठाया है। और आज दिन तक जो मेरे को वहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी गई है महासचिव की, प्रदेश महासचिव की, उस पोस्ट पे रहते हमने लगातार आवाज़ उठाई है। 2016 से मैं महासचिव हूँ, और हमने, चाहे सरकारें जिस मर्जी पार्टी की रही हों, हमने खुल के उन चीज़ों का, उन फैसलों का विरोध किया है जो कि चिकित्सकों के लिए बुरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो हमेशा पब्लिक से जुड़ी होती है। अगर हम चिकित्सकों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी राजा या नवाब की तरह वहाँ रहें। मान लीजिए आप किसी चिकित्सक को कहीं पे पोस्टिंग देते हैं, किसी स्वास्थ्य संस्थान में, किसी रूरल एरिया में, और उसके पास वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, तो उसको जो अपना सोशल, जो उसका सामाजिक, जो उसका एक लेवल है, उसके हिसाब से वो रहेगा। अगर सरकारें उसमें विफल रहती हैं उसको वहाँ पे एक निवास स्थान देने में, तो मुझे लगता है कि आवाज़ हमें उठानी चाहिए। तो हमने आवाज़ें हमेशा उठाई। इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। आपने बड़ी सारी चीज़ें देखी होंगी कि लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई देती हैं जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हो।
और उसका जितना भी गुस्सा होता है, जो ये जो लेट जो ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट को, उसका सारा गुस्सा उतरता है डॉक्टर और नर्स पे। जबकि ये गुस्सा किस पे उतरना चाहिए? ये गुस्सा उतरना चाहिए नेता पे, उस जनप्रतिनिधि पे और उस अफसरशाही पे जो ये पॉलिसी बनाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न था आपसे। जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर्स नहीं थे, तो आपकी सिस्टर आपसे बड़ी थी जी। तो आपने खुद ये फील्ड चूज़ की या आपके फ्रेंड्स ने या आपके सिस्टर ने आपको कहा कि आप ये मेडिकल लाइन चूज़ करिए, या आपका पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं खुद कुछ ऐसा करूं, क्योंकि उस समय जिस समय हम डॉक्टर बने तो उस समय जो हमारा जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो था हिमाचल प्रदेश के अंदर वो उतना ज़्यादा नहीं था। तो मन में था कि अगर हम कर सकते हैं तो करें। तो हमने कोशिश करी कि खुद, और थोड़ा मोटिवेशन तो नेचुरली अगर आपका भाई बहन कोई कर रहा है ऑलरेडी तो मोटिवेशन तो हमेशा रहती है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कम्युनिटी मेडिसिन, तो इसमें ये बाकी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उससे कैसे ये फील्ड अलग है, डिफरेंट कैसे है ये? जैसे बाकी आम लोगों के दिमाग में ये होता है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो हमें कोई दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, तो आपका कैसे ये थोड़ा सा हटके है? देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन जो है ये, इसको आप दूसरे शब्दों में पब्लिक हेल्थ कह सकते हैं। जो लोगों की लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ ज़रूरी है, किस बीमारी को कैसे रोका जाना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो उठाए जाने चाहिए। आजकल जैसे कोरोना महामारी फैली है, बेशक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पब्लिक हेल्थ और इन डॉक्टर्स की ज़्यादा अहमियत नहीं है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो एसी वाले कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कि जब ज़मीन पे आती है तो वो धाराशायी हो जाती है। आप खुद देख रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपके जितने भी बड़े बड़े चैनल्स, आपके राष्ट्रीय चैनल हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह जब हमने जो महामारी के लिए जो इंतज़ाम हमने किए हैं वो किस तरह। एक तरफ यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर फॉसी वहाँ पे लीड कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे यहाँ पे एक आप हेल्थ के डिटेल देने के लिए और उसके स्टेप्स के बारे में एक बीटेक को बिठा देते हैं। तो ये एक विडम्बना है हमारे देश की, भारत देश की। चलो वो तो अलग एक इशू है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ये कहती है कि हमने अपने समाज को एक बड़े स्तर पे कैसे बचाना है। जैसे एक बहुत हमारे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक बार कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में 110 बाईपास सर्जरी की और मैंने 110 लोगों को बचाया, लेकिन मुझे दुख है कि अगर मैं कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट होता तो शायद मैं लाखों लोगों को बचा पाता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फिजिशियन, जो एक क्लिनिकल फिजिशियन और एक जो कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट है, उसमें क्या डिफरेंस है। हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को ये बताएं कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। हम जरूर दवाई लिखना तो हर डॉक्टर का एक पार्ट ऑफ उसकी ड्यूटी है, और वो सबको आता है और वो सब कर भी रहे होते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट अगर अच्छा क्लिनिशियन होगा तो उसके लिए वो 4 चांद वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर वो बीमारी को समझता है तो उसको रोकथाम उसकी कैसे करनी है, ये बहुत डिपेंड करता है। कैसे किसी बीमारी के लिए हमें जागरूकता लानी है, कैसे हमने जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो हम जो डिजीज़ कंट्रोल के और प्रिवेंशन के, उनको कैसे हमने निचले स्तर तक लागू करना है, ये कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट का एक काम है। जी। इसमें आपने बताया एपिडेमियोलॉजी के बारे में, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है? एपिडेमियोलॉजी जो है वो महामारी, जैसे महामारियां फैलती हैं, जैसे कुछ बीमारियां हैं जो पूरी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे आजकल कोविड फैला हुआ है, मलेरिया जो ज़्यादा उसमें। तो इसलिए एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो ये देखता है कि ये बीमारी के जो ट्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, ये बीमारी कैसे फैल रही है,
ये इसका जो फैलने का कारण है वो क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो इस बीमारी को फैलने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको उस बीमारी के फैलने का कारण किसके थ्रू फैलती है। जैसे अब कोविड है, कोविड फैल रही है, एरोजोल इन्फेक्शन है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे वो फैलती, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है जी। और भी जैसे भी कोई आउटब्रेक होता है किसी भी बीमारी का या एपिडेमिक वो कंट्रोल कैसे करना और उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो भी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। तो ये फ़र्क इसमें एक जासूसी भरा काम है एपिडेमियोलॉजिस्ट का। बेसिकली रिसर्च और बिल्कुल, रिसर्च तो इसमें रिसर्च जो है कम्युनिटी हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी का एक अभिन्न अंग आप उसको कह सकते हैं। और आपने देखा कि उनकी रिसर्च पे बेस्ड ही फिर आगे जो है वो डिजीज़ के प्रिवेंशन और कंट्रोल चलते हैं। जी। तो अभी जैसे पैंडेमिक चल ही रहा है कोरोना, तो मैंने सुना आपका बहुत रोल रहा है इसमें कोरोना में, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे आपने। चलो, हमारा तो पैंडेमिक में क्या रोल रहा, बट ये है कि हमसे जो हम अपनी सर्विसेज अपनी जो जॉब के बाद जो भी हमारे पास समय हमारे पास मिलता है और हमें लगता है कि ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए लोगों के लिए। देखिए, ऐसा होता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम सारा दोष भी हम सरकारों पे नहीं मढ़ सकते, तो क्योंकि सरकार भी एक हद तक आपको अवेयर कर सकती है, लेकिन उससे आगे हम सब का एक जिम्मेवारी है कि हम लोग मिल के उस बीमारी से सरकार के साथ जो है वो उस बीमारी के खिलाफ लड़े। तो हमें भी लगा कि कहाँ कुछ कमियां हैं या कहाँ पे हम सरकार की हेल्प कर सकते हैं, अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए काम किया। तो इसके लिए हमारी एनजीओ है, मेरे नाम पे लड़कों ने बनाई हुई है, फैन क्लब है हमारे नाम का। तो हमने उसके थ्रू कोशिश करी कि हमने कोविड पेशेंट्स को, जैसे एम्बुलेंस ले जाने में थोड़ा परहेज कर रही थी प्राइवेट एम्बुलेंसेस, तो शुरू में तो हमने एक कोविड एम्बुलेंस जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए जो है वो फ्री उसके लिए चलाई थी, और वो हमारे लिए काफ़ी एक लगा कि लोगों के लिए एक अच्छी पहल हुई और हमने उसमें लोगों की काफ़ी हद तक मदद कर पाए। दूसरा, आपने देखा कि जब कोविड पेशेंट की डेथ हो जा रही थी तो उनको जैसे यहाँ से कोविड हॉस्पिटल से वापस जहाँ दाह संस्कार करना है तो वहाँ तक ले जाने के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा था शुरू में। तो हमने एम्बुलेंस के थ्रू ही हमने बहुत सारी कोशिश करी कि हमने जो कोविड पेशेंट की जो डेड बॉडीज़ हैं उनके दाह संस्कार में जो हमने उसमें भी हमने हेल्प करी लोगों की, और कोशिश हमने करी कि, और ये हमने फ्री करी हमीरपुर ज़िला के अंदर, सिर्फ हमीरपुर ज़िला के अंदर, क्योंकि बड़े स्तर पे करने के लिए हम इतने अभी सक्षम नहीं हैं। तो पर हमने हमीरपुर ज़िला के अंदर कोशिश करी कि हम ये कर पाएँ। उसके अलावा हमने देखा, जो मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट या उसके नज़रिए से देखता हूँ, तो बीमारी फैलने के आपने देखा कारण ये थे भीड़ भड़क्के वाली जगह पे, क्योंकि सरकार ने भी बार बार बोला कि ये एयर में जैसे 10 मीटर तक जा सकता है, बाद में बताया गया, और एयर में इसका जो वायरस है जो 30 या 40 मिनट तक रहता है। तो हमने देखा कि जो हमारे कस्बे हैं, जैसे जो अभी लॉकडाउन था उसमें 9 से 12 फिर 9 से 2 खुल रहे थे, लेकिन जो सब्जी करियाना और जो डिपो स्टोर्स हैं, जैसे गांव में जो डिपो पे राशन मिल रहा था, हर डिपो जो है वो दिन में 50 परिवारों को राशन दे रहे थे, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी, तो चांसेस थे कि वहाँ पे इस महामारी के स्प्रेड के। तो हमने कोशिश करी, तो क्योंकि एक दिन में तो आप ये कवर नहीं कर सकते, तो हमने इसके लिए फिर सैनिटाइजेशन जो वैन है उसको हमने लॉन्च करा। तो हमने कोशिश करी कि हम उसके अंदर एक साथ ही 500 लीटर में जो सोल्यूशन था हाइपोक्लोराइड का 1%, हमने उसको बनाया, और एक हमने वो मशीन जो मिस्ट स्प्रे जिससे करते हैं वो हमने मंगवाई, और उससे हमने करा, और हम उसमें बहुत कामयाब रहे। हमने सारे बाज़ारों की, मार्केट की, डिपो, कस्बे जितने भी छोटे मोटे थे सब जगह हमने करी, और हम 2-2, 3-3 बार हम उसमें करते रहे। और उससे क्या होता है कि
ज़रूरी नहीं है कि हम महामारी को ही वैसे उससे कोई हम वहाँ वायरस मार रहे हैं। नेचुरली वायरस को तो हम किल कर ही रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट भी रहता है 2-4 दिन उस जगह पे जब एक बार सॉल्यूशन गिर जाता है तो। लेकिन साथ में उसका एक फ़ायदा ये हो जाता था कि लोगों में भी एक अवेयरनेस आती थी। लोग भी देखते थे कि कोई चीज़ जो है वो है फैली हुई। लेकिन क्योंकि आप हमारे गाँव में जाएँगे, गाँव का जो माहौल होता है उसमें आप देखोगे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे सब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण या पारिवारिक से माहौल में रहते हैं। जैसे चाचा चाची ताया ताई इस ढंग से रहते हैं तो उनको लगता है कि ये बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन आजकल की जो हमारी ये जो लाइफ है इसकी जो भागदौड़ है तो हर बंदा जो है वो गांव से शहर को आता है, यहाँ से सामान लेके जाता है तो हो सकता है वो इन्फेक्शन ले जाए। तो जब आप ऐसे सैनिटाइजेशन जब चलता है, ड्राइव चलता है और हम पिछले 1.25 साल से कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कोई आज ही कर रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब भी कर रहे थे तो तब भी हम इसलिए कर रहे, तब हमारे जो क्लब के जो हर जगह हमारे पंचायतों में बूथ लेवल तक हमारे जो है वो 2-2 4-4 क्लब के मेंबर हैं तो उन्होंने हाथों से सैनिटाइजेशन करी थी स्प्रे पंप उठा के, ताकि वो भी हमने इसलिए करी थी कि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि कोई महामारी फैली है और हमें इससे बचाव करना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में रहेगा कि कोई महामारी फैली है तभी आप उसके बचाव के बारे में सोचेंगे। तो ये हमने करा। इसके अलावा हमने फिर डिपो होल्डरों के पास हमने देखा जब भीड़ है तो हमने उनको पीपी किट्स दी, क्योंकि अगर वो संक्रमित होगा तो वो दूसरों को दे देगा और अगर कोई दूसरा उसके पास आएगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। तो डिपो ऐसी जगह है गांव के अंदर के राशन आपको और जगह तो मिल नहीं रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। तो वही लोग जो थे वो एक अन्न दूत के रूप में पूरे गांव पंचायतों में, तो उनके लिए हमने फिर काम करा। इसी तरह हम आशा वर्कर्स को हम किट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीपी किट तो उनको पूरी हम दे नहीं सकते क्योंकि वो घर घर जा रही हैं बेचारी और उनका ये ऋण मेरे को लगता है पूरा हिमाचल प्रदेश कभी नहीं चुका पाएगा। और हमारी भी दोनों हाथ जोड़ के सरकार से ये निवेदन है कि आशा वर्करों के मानदेय को बढ़ाया जाए। उन्होंने इस जो कोरोना काल में है इतना काम किया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उन्होंने हेल्प करी है, घर घर वो गई हैं, दवाई की किट उन्होंने पहुंचाई है। अगर किसी को जो होम आइसोलेट किए गए गृह संगरोध में जो पेशेंट रखे गए उनकी हेल्प उन्होंने करी है, उनको टाइमली उन्होंने रेफर करा है। तो उन्होंने बहुत काम किया। तो उनके लिए भी हमने एक आशा किट जो है वो बनाई थी, जिसमें हम और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमने इस ढंग से बनाई थी जो अपने मेडिकली से तक कि हम उनको रोक सकें ताकि उनको संक्रमण ना हो। तो हमने उसमें फेस शील्ड, N95 मास्क और सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र और साथ में उनको बीटाडीन के गार्गल्स हमने उस किट के अंदर दिए थे ताकि वो रोज़ रात को बीटाडीन के गार्गल करें, क्योंकि आयोडीन का हमने देखा कि कोविड वायरस पे काफ़ी अच्छा असर है और वो उनको ख़त्म कर देती है। तो ये सब छोटे छोटे काम थे, हमने कोशिश करी सबने मिल के और हमें लगता है कि सच में हमने इसमें कुछ करा है कि हम अपने एटलीस्ट अपने हमीरपुर ज़िला में तो हम कुछ कर पाए। बाकी तो बड़े स्तर की बातें हैं वो तो हम ज़्यादा नहीं, पर हमने कोशिश करी है और हम ये कोशिश जो है वो करते रहेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब आपने बताया फेलोशिप की थी आपने पैलिएटिव केयर, हाँ, केमोथेरेपी और पैलिएटिव केयर में, तो थोड़ा सा इसके कैंसर केमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कैंसर जो कीमोथेरेपी है ऐसा था कि जब ये जो इससे पिछली जो सरकार थी तो उस सरकार में डिसीजन हुआ कि जो कैंसर के आपने पेशेंट देखे होंगे तो कैंसर के पेशेंट को क्या होता है कि उनको कीमोथेरेपी जो है उनका एक ट्रीटमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कीमोथेरेपी। तो हिमाचल प्रदेश में वो अवेलेबल थी टांडा मेडिकल कॉलेज और शिमला में मेडिकल कॉलेज, 2 जगह पे। तो उसमें ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी ऐसे नहीं है कि आपको बस आज बिठाया और कीमोथेरेपी लग गई। किसी को 6 साइकिल लगने, किसी को 8 साइकिल लग रहे हैं। तो वो साइकिल जो है कोई 15 दिन बाद लग रहा है, कोई 21 दिन के बाद लग रहा है। तो पेशेंट को बड़ी सारी तकलीफ आती है क्योंकि हो सकता है सारे पेशेंट तो शिमला इतने दिन रह नहीं सकते या वहाँ कहीं रह नहीं सकते, इतने बेड्स हमारे हॉस्पिटल में नहीं होते कि इतने इतने दिन उनको रखा जाए वहाँ पे।
तो फिर सरकार का पिछली सरकार में आया कि हम ऐसे करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल